फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स का हम में कुछ सेल ऑर्गेनल भी देखेंगे आज। तो यहाँ पे सबसे पहले साइटोप्लाज्म की हम बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियर एनवलप के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है, अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक की कंडीशन में ये चीज होती है कि न्यूक्लियर एनवलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया है वो साइटोप्लाज्म है। बट इन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो है वहां पे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, तो जो उसमें साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिर्फ बाउंडेड एरिया होता है, उसको ही हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल और उसके जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल यानी कि राइबोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है। बाकी जो भी एंजाइम्स रिलेटेड हैं वो या लिपिड ग्रैन्यूल्स जो बॉडी होते हैं वो सब उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से जो हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो अगर हम एक सेल इस तरीके से लेते हैं और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे अगर न्यूक्लियस है तो ये जो बीच का ये एरिया है, ये वाला, ये जो है ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे साइटोसॉल बोला जाता है। ग्रैनुलर एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं और इस साइटोसॉल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या स्पेशलाइज होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के लिए। यानी कि हमने बोला था कि सेल के 3 फंक्शनल रीजन्स हैं, जिसमें कि क्या क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म थर्ड इज अ फंक्शनल रीजन है ये सेल का, जिसके अंदर क्यों फंक्शनल रीजन होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये यूकैरियोटिक के लिए, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, स्पेशली मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिर्फ उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। वायरस जो होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स भी जितनी भी हैं वो विदाउट न्यूक्लियर एनवलप होती हैं। तो उनकी बॉडी और यूकैरियोटिक की बॉडी में डिफरेंसेस आ जाते हैं। और साइटोप्लाज्म जो है सेल ऑर्गेनल कंटेन करने की वजह से ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल रीजन कहलाता है। और अगर हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो सेल ऑर्गेनल्स जो हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, जो किसके अंदर मिल रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मिल रहे हैं। तो कई सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, राइबोसोम्स है, और लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, प्लास्टिड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। इस तरीके कई सारे ऑर्गेनल्स हैं। तो इन ऑर्गेनल्स को मैं आपको 3 कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर देती हूँ। एक तो हो गया हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। सेकेंड होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, और थर्ड होता है विदाउट मेम्ब्रेन। तो विदाउट मेम्ब्रेन में जो आ जाता है वो होता है राइबोसोम्स। ये विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, जिसकी वजह से ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है। डबल मेम्ब्रेन में आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है, ये सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। और बाकी जो बचे हमारे पास, जैसे कि ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, है ना, ये हो जाते हैं हमारे सिंगल मेम्ब्रेन। और ये डबल मेम्ब्रेन, इनमें डबल लेयर होती है, इसमें सिंगल लेयर होती है। ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसी वजह से ये प्रोकैरियोटिक में मिलता है। प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक दोनों में मिलता है। और ये सारे सेल ऑर्गेनल यूकैरियोट्स में मिलते हैं, और प्रोकैरियोट में ये ऑर्गेनल सारे एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं।
अब हम यहाँ पे लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में हम लिखते हैं कैपिटल ई कैपिटल आर, ई आर यानी कि। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये एक लार्ज नेटवर्क है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, शीट्स होती हैं, और इसमें जो है 3 फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। सिस्टर्ने जो है इस टाइप से लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की, और जो वेसिकल्स होते हैं इस तरीके से बाउंडेड ग्लोबुल्स फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, और ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो इस तरीके से ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो हम बात करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर 2 टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज द RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, बियर्स राइबोसोम्स। इसकी वॉल पे, इसकी ट्यूब्यूल्स पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इनडायरेक्टली वे में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि राइबोसोम जो होती है वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, उसके अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और राइबोसोम्स किससे अटैच्ड होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सेकेंड टाइप इसमें होता है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या होगा, नो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, यहां पे मैंने लिखा है इनके फंक्शंस में, देखिए SER हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड एंड फैट और फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये फैट मॉलिक्यूल या फिर किसको बनाता है, लिपिड को। ठीक, और इसके अलावा RER जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और लिपिड और प्रोटीन से मिलके क्या बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बन रही है यानी कि इसका जो फॉर्मेशन, इनका जो काम है वो प्रोसेस कहलाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Formation of plasma membrane with the help of SER and RER. This process is known as the membrane biogenesis. क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से क्या बनती है, मेम्ब्रेन बनती है। तो यानी कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली भी में आप बोल सकते हो कि SER और RER जो दोनों हैं वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के फॉर्मेशन कर रहे हैं या उसमें हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन होती है, जैसे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इसका जो एक एंड है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, और जो दूसरा एंड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं इस तरीके से, तो जो ये न्यूक्लियर की वॉल होती है, न्यूक्लियर की वॉल भी डबल लेयर्ड होती है, तो यहां पे इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड होती है, ऐसे। और ये इस तरीके से फॉर्म होते होते धीरे धीरे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो जाती है। और ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये अगर इस समय यहाँ पे स्मूथली दिख रही है, इस पर कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ये बना देती हूँ तो ये क्या लगता है, इस पर राइबोसोम्स। तो ये कैसा बन गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पर ये रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है यानी कि राइबोसोम्स दिख रहे हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर ये स्मूथ दिख रहा है जिसपे रेड स्ट्रक्चर राइबोसोम्स नहीं दिख रहे हैं, तो वो कैसा हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका एक एंड जो है वो न्यूक्लियर वॉल से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, और एक एंड इसका किससे जुड़ा हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसी रीजन की वजह से ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। ये ट्रांसपोर्टिंग चैनल का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को।
It serve as a channel for the transport of materials between various regions of the cytoplasm और between the cytoplasm and the nucleus. देखिए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को भी कनेक्ट कर रहा है, उनके रीजन्स में भी ट्रांसपोर्टिंग का काम करेगा और दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को उसको भी कनेक्ट करके ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, 3 फंक्शंस हो गए। ये किसका फंक्शन हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसमें पर्टिकुलरली टाइप नहीं है कि एसईआर का या आरईआर का फंक्शन है, ये नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको दोनों करते हैं ये काम। फिर कॉमन फंक्शन है ये दोनों का, आरईआर का भी एसईआर का भी। फोर्थ फंक्शन है फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज। तो ये जो एज ए फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है और जिसमें कि सेल की बायोकेमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एसईआर का, ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन और ड्रग्स को। लिवर सेल, वर्टिब्रेट्स की लिवर सेल्स के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। अगर लिवर में कोई पॉइजन आ गया है या कोई ड्रग्स है जो हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो उसको एसईआर क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो इस तरीके से जो है उसको डिटॉक्सिफाई करके उसको टॉक्सिन फ्री कर देता है। तो ये लिवर, जो वर्टिब्रेट्स की लिवर सेल्स होती हैं उसमें ये रोल प्ले करता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसका टाइप्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों में डिफरेंस आ जाते हैं। और इसके ऊपर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। एसईआर के फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो डिटॉक्सिफाइंग वाला 1 मार्क्स में हो जाता है। ट्रांसपोर्टिंग चैनल के फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ट्रांसपोर्टिंग चैनल का काम क्यों करती हैं, तो आपको उसमें आंसर देना होगा कि उसका एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, जिसकी वजह से वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को भी कनेक्ट करती है और दो सेल के साइटोप्लाज्म को भी कनेक्ट करने का काम कर रही है। तो जिसकी वजह से इसको ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स का नाम दिया जाता है। और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्यों बोला गया, क्योंकि मेम्ब्रेन्स, जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाले कंपोनेंट्स हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू फॉर्म्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का फॉर्मेशन करती है या फंक्शन करती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत क्वेश्चंस पुट अप होते हैं 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, तो इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो है ये डेंस स्फेरिकल और ग्रैन्युलर पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के मैट्रिक्स में और या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं, जिससे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है, जो अभी मैंने आपको बताया है। तो इसके अलावा जो राइबोसोम्स हैं वो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं इनके टाइप्स बताती हूँ आपको। देखिए जैसे हम सेल बनाते हैं इस तरीके से, तो ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में इस तरीके से मैट्रिक्स में इस जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, राइबोसोम्स। ये क्या होंगे, राइबोसोम्स। तो इस तरीके से मैट्रिक्स में मिलेंगे। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। और राइबोसोम्स किससे मिलके बनते हैं, आरएनए और प्रोटीन से। और राइबोसोम्स के अंदर 2 सब यूनिट्स होती हैं, 2 सब यूनिट्स होती हैं। एक तो होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल। ठीक है, देखिए इस तरीके से, ये स्मॉल यूनिट और ये लार्ज यूनिट। ये वाली हो गई लार्ज और ये हो गई स्मॉल। ठीक है, अब दोनों के राइबोसोम्स में जो होता है, किसमें यूनिट्स में फर्क होता है, इसको हम लोग 70s एंड 80s, 70s एंड 80s, 70s प्रोकैरियोट में मिलता है और ये मिलता है यूकैरियोट्स में। ठीक, तो 70s एस यूनिट होती है, सेडिमेंटेशन यूनिट होती है, सेवलबर्ग यूनिट है। साइंटिस्ट है सेवलबर्ग, उन्होंने इसको डिस्कवर करा था। सेडिमेंटेशन के बेसिस पे इनको यूनिट दी गई है 70s और 80s। ये टाइप है, 2 टाइप इनके यूनिट के बेसिस पे प्रोकैरियोट राइबोसोम्स के। तो ये हो गए इसके टाइप्स राइबोसोम्स के, 70s एंड 80s। 70s प्रोकैरियोट में और किसमें मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक, और 80s वाला मिलता है यूकैरियोट में।
तो क्या फर्क होता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्मॉल और लार्ज, अगर 50s और 30s ये दोनों यूनिट्स मिलके बनाती हैं 70s राइबोसोम्स को, ठीक है। और ये वाली हुई अगर 40s और ये हुई 60s, तो ये दोनों मिलके बनाती हैं 80s राइबोसोम्स को, ठीक है। तो 70s वाला किस में मिल रहा है, प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, 80s वाला मिल रहा है यूकैरियोट्स में। तो ये इसकी यूनिट होती हैं, सेडिमेंटेशन यूनिट है, इसमें आरएनए और प्रोटीन के बेसिस पे इनको सेपरेट करा जाता है, उनमें सेडिमेंटेशन होता है उनके फॉर्मेशन की वजह से। तो ये 80s वाली मिल रही है यूकैरियोट में और 70s वाली मिल रही है प्रोकैरियोट्स में। और राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है, इसका फंक्शन आप क्या बोलोगे, ये प्रोटीन फैक्ट्री होता है। क्या है ये, प्रोटीन फैक्ट्री। इसको प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, इट इज सिंथेसाइज द प्रोटीन, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। तो आज हमने यहाँ पे दो सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और राइबोसोम्स में ज्यादातर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है। दो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पुटअप होता है कि राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो आप उसमें बता सकते हो सेल के मैट्रिक्स में, और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल पर, और दूसरा आप बता सकते हो कि 70 राइबोसोम सिर्फ एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है, और कोई सेल ऑर्गेनल ऐसा नहीं है जो सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट हो। क्यों है, क्योंकि ये विदाउट मेम्ब्रेन है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, जिस वजह से प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। उसमें भी टाइप्स हैं 70s और 80s। 70s मिलेगा प्रोकैरियोट में, 80s मिलेगा यूकैरियोट्स में। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को, ये आगे तक आपके काम आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स आ जाते हैं, और इसी वजह से बोल रही हूँ। और ये आगे आपके भी, अगर आप 11th-12th में बायो लेते हैं तो आपके आगे भी काम आएगा, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टॉपिक मैं खत्म करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी नई वीडियो में। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।